गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका दूसरा नाम दिया जाता है, देखिएगा, दूसरा नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से देखिए, दोनों से एक ही टॉपिक है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं पोटेंशियल के बारे में। जनरली जो वर्ड पोटेंशियल वर्ड होता है, पोटेंशियल, वो किसी लोकेशन से लिंक्ड होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक पॉइंट है, ठीक है ना, यहां पर एक चार्ज बॉडी है, सपोज कीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर एक पॉइंट बी है, ठीक है ना, पॉइंट बी है। तो जब इस पॉइंट बी पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें, वीबी, याद होगा इसके पहले वाला टॉपिक हम लोग स्टडी किए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई आर। होता है ना फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस पॉइंट को, अगर इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम r1 मान लें, तो यहां पर r के बदले में क्या लिख देंगे, हम r1 लिख देंगे। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर दिया और पॉइंट C मान लिया हमने। अब ये पॉइंट A से C तक का टोटल डिस्टेंस हम मान लिए r2 हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम पॉइंट C का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई कितना, r2। अब यहां सोचने की बात है, एक पॉइंट B पर और एक पॉइंट C पर, यहां पर सोचने की बात है कि कहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो निश्चित रूप से देखिएगा, पोटेंशियल ऑफ B विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ C। पोटेंशियल पॉइंट B का जो पोटेंशियल होगा वो पॉइंट C के पोटेंशियल के कंपेयर में ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट B पॉइंट A यानी कि चार्ज के काफी नजदीक है। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना हम आगे बढ़ेंगे, उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होते चलता है। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। तो VB इज ग्रेटर देन VC, क्यों? बिकॉज ऑफ R1 इज लेस देन R2। यहां पर देखें ना, पोटेंशियल R1 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस कंडीशन में, यानी कि डिस्टेंस जितना बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा, डिस्टेंस जितना घटेगा पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होता है। तो पोटेंशियल जो वर्ड है, इसका मीनिंग ही होता है लोकेशन से लिंक्ड होना। अब मान लीजिए इस पॉइंट बी पर हमने पोटेंशियल निकाला, पॉइंट सी पर एक पोटेंशियल निकाला, एक लोकेशन दिया गया है जहां पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल, देखिएगा, पोटेंशियल इज लिंक्ड विथ, पोटेंशियल इज लिंक्ड विथ लोकेशन। लोकेशन से क्या होता है, लिंक्ड होता है कौन, पोटेंशियल। अब चलते हैं हम लोग किसकी तरफ, पोटेंशियल। चूंकि हम लोग को इस आज के क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में काफी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो हम लोग का आज का काम है क्या पढ़ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मिटाएं बच्चों इसे, हम लोग आगे देखते हैं, बताते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। किसको, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के पहले सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए सिंपल, द एनर्जी पोसेस्ड, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ध्यान से देखिएगा, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशंस, जो पोजीशंस की वजह से होते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए
कि पॉइंट यहां पर दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए मान लीजिए, इसको पॉइंट बी मान लीजिए। ये ग्राउंड है, किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से हम पॉइंट ए तक लेकर के आए, फिर इसी ऑब्जेक्ट को हम कहां तक लेकर के आए, पॉइंट बी तक लेकर के आए। दो कंडीशन, एक पॉइंट ए पर लेकर के आए थे और दूसरे बार में हम पॉइंट बी पर लेकर के आए। तो पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो, और पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो, दोनों में काफी अंतर होगा। यानी कि पोजीशन के ऊपर, पोजीशन के अनुसार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोजीशन के अनुसार से ये पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या करता है, वेरी करता है, यानी कि डिफरेंट होता है। यहां पर कुछ और पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहां पर कुछ और पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसलिए डेफिनेशन में दिया गया है कि द एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए सिस्टम ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन। चार्ज की वजह से होता है लेकिन सिंगल चार्ज की वजह से नहीं। यहां देखिए सिस्टम ऑफ चार्ज लिखा गया है, यानी कि सिंगल चार्ज के द्वारा कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। हमेशा सिस्टम ऑफ चार्ज होना चाहिए, मोर देन वन होने चाहिए, तब जाकर के हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये तो डेफिनेशन क्लियर हुआ कि द एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए सिस्टम ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशंस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या कहेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर चार्ज वर्ड जुड़ गया है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों नाम हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं हम। ठीक है ना, मिटाए बच्चों, यहां के इस पॉइंट को मिटाते हैं। अब देखिए, कभी भी एक सिंगल पॉइंट के द्वारा, जैसे मान के सपोज कीजिए कि यहां पर एक चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, चार्ज प्लस क्यू है, यहां पर एक पॉइंट बी है, यहां पर एक चार्ज है और यहां पर क्या है, एक पॉइंट बी है। पूछे कि पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर। तो जब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, याद होगा ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला, के क्यू बाई आर। अगर दोनों यहां से ये आर डिस्टेंस हुआ तो, लेकिन वही पूछ दे कि यू बी, यू क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया जाता है किससे, यू से, या पोटेंशियल एनर्जी को। अब जहां भी हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, अब हम जहां भी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे आप समझ जाएंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करें तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी जीरो। क्यों जीरो होगा? क्यों? क्योंकि एक सिंगल चार्ज की वजह से है, और एक सिंगल चार्ज कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकता है। यानी कि सिंगल चार्ज कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के टर्म में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं हम। यहां पर जैसे एक सिंगल पॉइंट था, सिंगल ही पॉइंट था, पॉइंट बी था, और पॉइंट बी से पॉइंट सी पर जाता, पॉइंट सी से पॉइंट बी पर जाता, तब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते थे। यानी कि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाता। यहां पर जब भी हम क्यू रखेंगे तो विथ साइन रखेंगे, हमेशा याद रखिएगा, यह हमेशा विथ साइन होगा। यानी कि प्लस क्यू होगा तो यहां पर प्लस चार्ज रखेंगे, अगर यहां माइनस क्यू होगा तो यहां पर क्या रखेंगे, माइनस क्यू चार्ज रखेंगे। तो यूबी यहां पर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल चार्ज है, कम से कम दो चार्जेस होने चाहिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के वर्क डन होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब देखिए फिजिक्स के टर्म में, फिजिक्स में हम सिंगल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, करेंगे कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ में, लेकिन हम डिफाइन क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। यानी कि हम लोग स्टडी करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन करेंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में। ठीक है ना, कैसे? अब चलिए देखिए, मिटाएं से बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट इसी में देख लेते हैं कि मान गए कि दो चार्ज काफी दूर हैं, एक इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब दो
पार्टिकल यानी कि दो चार्ज पार्टिकल काफी दूर हों, उनको जब नजदीक लाया जाता है, जैसे मान गए कि दो चार्ज हमारे पास, एक प्लस ए है और एक प्लस बी है, दो चार्जेस हैं। जब दो चार्ज को काफी नजदीक हम लेकर के आएंगे तब वर्क हो सकता है। अगर दो चार्ज पार्टिकल काफी दूर हैं, मतलब कि इस चार्ज पार्टिकल को हम उठा करके यहां तक ले आए, जितना नजदीक लाएंगे हम, ठीक है ना, उतना वर्क डन होगा। ठीक है ना, ये जितना पार्टिकल दूर होगा, ये पॉइंट जितना दूर होगा, उतना वर्क डन कम होगा। हो सकता है इंफिनिटी पर अगर हो तो वहां पर जीरो हो जाए, ठीक है ना, वहां पर वर्क डन कितना हो जाए, जीरो हो जाए। लेकिन जितना नजदीक हम लेकर के आएंगे उतना वर्क डन पॉसिबल है। यानी कि लिख सकते हैं कि व्हेन टू चार्जेज, देखिएगा, व्हेन टू चार्जेस ब्रॉट, व्हेन टू चार्जेस ब्रॉट closer to each other, then work closer to each other, then work has to be done। जब नजदीक ला देंगे, अभी थोड़ा सा टॉपिक आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे टर्म को हम आगे बढ़ाएंगे, आपको सब समझ में आने लग जाएगा कि दो पॉइंट को नजदीक कैसे करें। दो पॉइंट काफी दूर है, अगर एक पॉइंट इंफिनिटी पे है तो वहां पे ये वैल्यू जीरो क्यों होगा, ठीक है, सबका आंसर मिलेगा, बस आप देखते चलिए। अभी थोड़ा सा टर्म वाइज आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छा लगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। टर्म वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। तो यहां पर है कि when two charges brought closer to each other then work has to be done। तब वहां पे क्या होता है, काम होता है। जब दो चार्ज पार्टिकल को नजदीक लाएंगे तब होगा काम। अब देखिए, एक टर्म, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, नाम सुने होंगे आप कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। देखिए क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे हम अपने टर्म की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, उसमें जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं होता है। बस कहां से चला और कहां तक पहुंचा, इसी से मतलब रहता है। कौन से रास्ते से जा रहा है, जैसे मान के पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है ना, एक हम ऐसे चले गए, एक हम ऐसे चले गए, एक बीच में ऐसे गए, फिर ऐसे आ गए, एक सीधा हम ऐसे चले गए। देख रहे हैं ना, सबका पाथ अलग अलग है, लेकिन इस कंडीशन में जो वर्क होगा वो आप इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से जाएं या इस रास्ते से जाएं, किसी भी रास्ते से आप पॉइंट बी पर पहुंचेंगे तो वर्क क्या होगा, सेम होगा। हर एक कंडीशन में वर्क क्या होगा, सेम होगा। इसी को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, जिसमें वर्क जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं होता है। यानी कि सिंपल लिख सकते हैं कि द फोर्स हुज वर्क डन, द फोर्स हुज वर्क डन, द फोर्स हुज वर्क डन इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, is not depend on path, is called, देखिएगा, is called conservative force, is called क्या कहेंगे, उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे हम। तो वैसे तो बहुत सारे कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल हैं, लेकिन दो मेन हैं। एक है, देखिएगा, एक हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एक कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और दूसरा हम लिख सकते हैं जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं, दोनों में केवल फाइनल और इनिशियल के बारे में पता होना चाहिए, पाथ पे डिपेंड नहीं होता है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स आप निकालें तो पाथ पे डिपेंड नहीं होगा, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करें तो ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है ना। ये पाथ पे, ये दोनों जो होता है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं होते हैं, बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही केवल डिपेंड होते हैं बच्चों। तो इसको कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे।
अब आप सोचेंगे सर ये सब चीज क्यों बता रहे हैं, ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम जो अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें इस कंजर्वेटिव फोर्स का चर्चा होने वाला है, कंजर्वेटिव फोर्स मिलने वाला है। इसलिए सोच रहे हैं जितने टर्म यूज होने वाले हैं आज के क्लास में उसको पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो समझ में आ गया कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? आप इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, यहां से जाएं या यहां से जाएं, हर एक कंडीशन में, जैसे मान लीजिए आप वर्क 1 मान लिए, इसको वर्क 2 मान लिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, तो वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3, वर्क 4 और वर्क 5 टोटल वर्क के इक्वल होगा। यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं होगा, ये सब के सब किस पे डिपेंड होंगे, बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड होगा कि कहां से चला और कहां तक पहुंचा, इसी से उसको मतलब है। समझ में आया बच्चों कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? अच्छा हाँ, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कोई यूनिट पूछे, इसका यूनिट क्या हो सकता है? सोचो बच्चों क्या होगा इसका यूनिट? बस एनर्जी है तो यूनिट क्या होगा इसका? जूल होगा। अगर एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट तो आपको पता है क्या होता है? जूल होता है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट क्या होगा? जूल होगा। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहें उसका भी यूनिट क्या होगा? जूल होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया अच्छे से? तो मिटाएं हम, चलिए नेक्स्ट पढ़ें। मिटाएं बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अब ये लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग देखते हैं, देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज, ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज या बाय 2 पॉइंट चार्जेज, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब देखिए मान गए कि कहीं पर 2 चार्ज हैं, यहां पर एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, ठीक है ना? सपोज करो कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, तो मानते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, लेकिन सपोज थोड़ा देर के लिए कर लेते हैं कि दोनों कौन से चार्जेस हैं? 2 चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है ना? अब इस पॉइंट चार्ज, यहां Q1 है, Q2 है, इस पॉइंट चार्ज Q1 को उठा करके लेकर के हम यहां पर आए, Q1 को लेकर के हम यहां पर आ गए, तो क्या चार्ज था वो? प्लस Q1 था। अब इस चार्ज के द्वारा एक एरिया या एक रीजन कवर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है ना? यहां पर इस पॉइंट पर Q1 को उठा के लेके आ गए, Q1 को उठा करके लेकर के आए यहां पर। अब दूसरे कंडीशन में, अब देखिए Q1 को जब हम यहां से यहां तक लेकर के आए थे, यहां पर जब लेकर के हम आए इस पॉइंट पर, प्लस Q1 को लेकर के आए, तो कोई वर्क डन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि Q1 को यहां तक लाने में कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? सपोज थोड़ा देर के लिए कर ले कि इस पर कोई भी, ये जब आ रहा था इस पॉइंट पर हम लेके आ रहे थे, गए उठा करके लेकर के इस पॉइंट पे जब हम आ रहे थे, तो कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स या कोई भी रेसिस्टिव फोर्स इस पे नहीं लग रहे थे। अब थोड़ा देर के लिए सोच लेते हैं कि यहां पर चार्ज है, हम इस चार्ज को थोड़ा सा एकदम मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स दिया, एकदम मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर। यहां पर हमने एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा सा इसको धक्का दिया, ये अपने आप यहां तक आ गया, क्योंकि रास्ते में कोई रेसिस्टिव फोर्स नहीं था, इसलिए ये आराम से यहां से चल करके इस पॉइंट पे आ गया, यहां पे आ गया ना, इस पॉइंट पे चल के आ गया। कोई वर्क डन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगभग 0 के बराबर हमने अप्लाई किया। लेकिन वहीं अगर हम चार्ज 2 को उठाकर लेकर के आए
और यहां पर लेकर के आ गए। ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम चार्ज 2 को लेकर के आ गए, प्लस Q2 को लेकर के आ गए। अब देखिए यहां पर Q1 है पॉजिटिव चार्ज, यहां पर Q2 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से ये चार्ज बाहर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि चार्ज 1 चार्ज 2 को रिपेल करेगा। सपोज कर लो कि आपका एक घर है, ठीक है ना, बाउंड्री है, यहां भी आप रहते हैं, इस घर में आप हैं, ठीक है ना, आप हैं। अब कोई एक्सटर्नल पर्सन आकर के इस घर में आना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे। अब ये आना चाहता है और ये रोकना चाहता है, यानी कि ये पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव है तो ये इसको आने से रोकेगा, बोलेगा कि बाहर जाओ, नहीं रखेंगे हम तुमको। लेकिन ये अपने बल का प्रयोग करके, फिजिकल फोर्स का यूज करके, एक्सटर्नल फोर्स का यूज करके जबरदस्ती यहां पे रहने की कोशिश करेगा। ये तो इसको बाहर भेजने की कोशिश करेगा। सेम देखिए, यहां पर प्लस चार्ज, प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये चार्ज इसको बाहर भेजने की कोशिश करेगा। लेकिन इस चार्ज को इस पॉइंट पे रहना है, कोई जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे रहना है, आगे भी जाना है, लेकिन आगे तभी जा सकता है। अब तो ये इसको रिपेल कर रहा है, बाहर जाने के लिए कर रहा है, लेकिन ये रेसिस्ट करके, इसके द्वारा जो रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं उसको ये रेसिस्ट करके जबरदस्ती आना चाह रहा है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इसको। ये तो रिपल्सिव फोर्स है जो ये लगा रहा है, इसको Q1 लगा रहा है Q2 पर बाहर जाने के लिए। तब Q2 को अपने आप को इस पॉइंट पर स्टेबल करने के लिए एक फोर्स लगाना होगा, और जब फोर्स लगेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस पॉइंट पे, तो वर्क होगा। समझ में आया ना, यानी कि Q2 को यहां से इस पॉइंट पे लाने के लिए वर्क करना होगा, क्योंकि दोनों के बीच में पॉजिटिव है। अब आप कहोगे सर अगर ये पॉजिटिव, ये निगेटिव रहता और ये पॉजिटिव रहता, यानी कि Q1 निगेटिव रहता, Q2 पॉजिटिव रहता, तब क्या होता, तब तो दोनों के बीच में आराम से अट्रैक्शन हो जाता और हमें वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस Q2 को इस तक लाने के लिए मान के माइनस चार्ज रहता तो हमको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल। लेकिन हमें वर्क करने की जरूरत पड़ती, कैसे, मान Q2 और Q1 के बीच में क्या हो जाता, अट्रैक्शन हो जाता। तो ये Q1 इसको एकदम सेंटर पे अपने पास लाने की कोशिश करता, और ये इसके एकदम नजदीक जाने से डरता, ये दूर जाने की कोशिश करता। इसमें देखो नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं तो नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, और इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं तो दूर जाने की कोशिश करेगा। एकदम नजदीक अगर आ जाता है, डिस्टेंस 0 हो जाता है, घड़ी मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर सपोज करो एकदम डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, तब तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं। ये पूरा इस पे आ जाएगा तो वर्क डन होगा ही नहीं। तब ये इससे कुछ दूरी बनाने की कोशिश करेगा, माइनस के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये Q2 चाहेगा कि हम कंप्लीट रूप से अट्रैक्ट ना हो, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें हम, और इस कंडीशन में उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा, अपने आप को रोकने के लिए, अपने आप को मैक्सिमम अट्रैक्ट होने से बचाने के लिए। और इसमें एक्सटर्नल फोर्स क्यों लग रहा है, अपने आप को मैक्सिमम रिपेल होने से बचाने के लिए। मान गया यहां से आया इसके पास रहने के लिए, इसने रिपेल कर दिया फिर चला गया, ये फायदा क्या, वर्क तो हुआ ही नहीं। लेकिन अगर ये आकर के यहां पर रहने की कोशिश करता है तो एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वर्क होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और इस पॉइंट को हम मान लिए फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। एक इनिशियल पॉइंट और यहां पर क्या मान लिए, फाइनल पॉइंट। समझ में आ गया ना कि कैसे हो रहा है इसको। चलिए एक को मान लिए इनिशियल और दूसरे को क्या मान लिए, फाइनल पॉइंट मान लिए। अब देखिए आगे, तो यहां पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे, हम बताए ना कि सिंगल पॉइंट का हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे।
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में से अगर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल यानी कि यहां पर जो वर्क डन हुआ, यहां पर जो एनर्जी था वो, और फाइनल जो एनर्जी हुआ वो, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ यूएफ माइनस यूआई, ये कौन सा फाइनल था, ये क्या था, इनिशियल था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्क तो हो रहा है, किसके द्वारा वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क हो रहे हैं, तो माइनस साइन लगा दीजिए यहां पर। माइनस क्यों हो रहा है अभी हम जस्ट बताने चल रहे हैं कि माइनस क्यों होगा। सो ये हो गया ना, यानी कि हमको मिला यूएफ माइनस यूआई इक्वल टू वर्क डन बाय नेगेटिव साइन ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो वर्क डन किए जा रहे हैं Q2 को उठा के लाने में, इस पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन किया जा रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा हो रहा है। ये Q2 के द्वारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन किए जा रहे हैं। अब लिखिए, देखिए यहां पर हियर लिख सकते हैं वर्क इज डन, काम हुआ, वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स moving a particle from initial to final, यानी कि पार्टिकल को इनिशियल से फाइनल तक मूव कराने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। यहां पर लिख सकते हैं हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा होगा। समझ में आया बच्चों, मिटाएं इसे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटाते हैं इसे। अब हम लोग न्यू पॉइंट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अभी इसका फॉर्मूला लाना बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी न्यूमेरिकल्स बनाने बाकी हैं, अभी बहुत सारा काम बाकी है आज। बच्चों अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि यहां पर दो चार्जेस थे, प्लस Q1 और दूसरा क्या था, प्लस Q2। प्लस Q1 को उठा करके लेकर के आए थे, एक पॉइंट पर हम लेकर के आए थे, प्लस कितना Q1 था। तो इस Q1 को इस पॉइंट पर लाने के लिए जब लाया गया था तो क्या बताए थे कि वर्क डन कितना हुआ था, 0। यानी कि यहां पर देखा जाए तो दो बार काम किया जा रहा है, एक बार Q1 को इस पॉइंट पर लाने में और एक बार Q2 को इस पॉइंट पर लाने में, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर एक वर्क 1 हो गया और एक यहां पर कितना हो गया, वर्क 2 हो गया। तो हम आपको पहले बता चुके थे कि Q1 को इस पॉइंट तक लाने में कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, यानी कि वर्क 1 कितना हो गया, 0। वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। Q2 को ला करके इस पॉइंट पर स्टेबल करने के लिए जो वर्क डन किया जा रहा है किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पर वर्क 2 किसके द्वारा हो रहा है, यहां पर वर्क 2 जो हो रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। अब इसी पॉइंट पर देखते चलिए कैसे बनता है। सो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए 11th क्लास में हम एक चीज पढ़े थे, आपको याद होगा या पढ़ना है उसमें, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पर दो फोर्सेस हैं, एक बार Q1 को लाने में जो कि फोर्स लगभग 0 के बराबर है,
और एक बार Q2 को लाने में, जहां पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहे हैं, यानी कि वर्क 1 हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा हो रहा है। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा हुआ एक काम, और प्लस दूसरा वर्क जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। दूसरा काम किसके लिए हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हो रहा है। तो आपको पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि जब एक चार्ज को कहीं पे लाना हो वर्क डन कराने के लिए, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो जीरो होना चाहिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना मिनिमम होना चाहिए, यानी कि इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए यहां पर आने में। ऐसा नहीं कि अचानक से मान लीजिए निगेटिव रहता तो अचानक से इसको खींच लेता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम धीरे 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 धीरे, इतना धीरे धीरे आना चाहिए कि उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजिंग ना आए, ठीक है ना। तो यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाय किसके द्वारा? इलेक्ट्रो लिख दिए, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक को इधर करो तो माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो निगेटिव साइन होगा किसके? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा Q2 को उठा के यहां तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हो रहा है। अब देखिए यहां पर माइनस वर्क डन है किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तो इसके बदले में हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं हम UF माइनस UI इज इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। लिख दिया मैंने ना। यहां पर क्या था? निगेटिव वर्क डन था, निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो निगेटिव वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां पर देखिए निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल है? पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के। तो यहां पर लिख सकते हैं पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए इनिशियल में UI ये कहां पे था? इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी पे वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। इंफिनिटी पे पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? जीरो होता है। तो फिलहाल तो Q1 और Q2 इंफिनिटी पे था, उस इंफिनिटी से Q1 को लेकर के यहां तक आए, फिर Q2 को लेकर के यहां तक आए, ठीक है ना। ये सब तो इंफिनिटी पे था। तो इनिशियल कंडीशन ये था आपका इनिशियल कंडीशन, और ये कौन सा कंडीशन है? ये फाइनल कंडीशन है। तो इनिशियल तो जीरो हो गया, तो लिख सकते हैं हम UF माइनस जीरो इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो दो वर्क डन हो रहे हैं, एक Q1 के द्वारा वर्क 1 और Q2 कितना? वर्क 2। तो लिख सकते हैं वर्क 1 प्लस वर्क 2। अब चूंकि Q1 को उठा करके यहां तक लाने में कोई वर्क डन तो हो नहीं रहा है, यहां पर इंफिनिटी पे है, पोटेंशियल एनर्जी कितने हैं? जीरो है। तो यहां पे वर्क डन जीरो है, जब इसको उठा करके हम यहां पे लेके आ रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है, यानी कि W1 जीरो हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं UF माइनस UI इज इक्वल टू जीरो प्लस वर्क डन, यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया UF माइनस UI इज इक्वल टू वर्क डन 2। अब देखिए इसमें कि एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि V बराबर होता है W बाई Q। तो कौन सा वर्क हो रहा है? वर्क 2 हो रहा है। यहां पर चार्ज कौन है? चार्ज 2 के द्वारा। चार्ज 1 के द्वारा कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? चार्ज 2 के द्वारा। तो यहां से अगर वर्क डन निकाले हम तो लिख सकते हैं V इंटू कितना? Q2, V इंटू Q2। अब यहां पर W2 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? V इंटू Q2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास था UF माइनस UI इज इक्वल टू कितना? वर्क डन 2 था, तो वर्क डन 2 बराबर V इंटू Q2। और V का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये UI तो जीरो कर दीजिए, ये तो जीरो हो गया, खत्म हो गया, तो बच गया UF। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इसका टू V का फॉर्मूला याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R। अब ये Q किसके द्वारा? यहां पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके द्वारा हो रहा है? Q1 के द्वारा हो रहा है। वर्क हो रहा है Q2 के द्वारा,
यहां पर देखिए, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका है, Q1 का है, तो यहां पर लिख सकते हैं Q1 और पहले से कितना था, Q2 तो था ही, तो ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया आपका, ये फॉर्मूला यहां से हम डिराइव कर लिए, समझ में आया ना। यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके द्वारा हो रहा था, चार्ज 1 के द्वारा, चार्ज 1 तो आ गया, इसी ने इसको अपोज किया, तब ये रिपेल हुआ, तो यूए बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू भी के बदले में, यहां भी का फॉर्मूला आपको याद होगा कि भी इक्वल टू क्या होता है, याद होगा आपको फॉर्मूला कि भी इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R। तो Q कौन सा है, Q1 है, तो Q1 कर दिए हम, तो Q1 बाई R इंटू Q2। इस तरह से U फाइनल हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, ठीक है ना, किस चीज का, फ्रेश कर देते हैं हम इसको। हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइनल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा R। ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। समझ में आया बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना। इसमें कुछ और चीज देखना है, मिटाई से हम पहले, ठीक है बच्चों, मिटाई से बच्चों देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, मल्टीपल चार्ज की वजह से। अभी तक तो हम दो ही चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, अब मल्टीपल चार्ज हो तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ क्वेश्चन पे ही समझा दे रहे हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मान गए कि सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगुलर शेप का कोई है, फिगर है, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC, ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस A है, ये भी A है, ये भी A है, ठीक है ना। इसका चार्ज है Q1, B का चार्ज है Q2 और C का चार्ज है Q3। पूछे कि वर्क डन निकालिए, मतलब वह वर्क डन निकालिए जिससे A, B और C अपने अरेंजमेंट के साथ एक साथ रहे। अगर मान गए A का वर्क कम हो जाएगा तो ये चिपटा हो जाएगा, C का वर्क कम हो जाए तो ऐसे हो जाएगा, B का वर्क कम हो जाता है ऐसे हो जाएगा। यानी कि तीनों को मिलाकर के वर्क निकालना है ताकि ये इसी अरेंजमेंट में रहे। तो सबसे पहले AB का वर्क डन निकाल लेंगे, AC का निकाल लेंगे और BC का निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, सबको हम जोड़ देंगे, यानी कि वर्क डन AB निकाल लेंगे, फिर वर्क डन BC निकाल लेंगे, फिर वर्क डन ऑफ AC निकाल लेंगे। वर्क डन कैसे निकालें, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ताकि ये तीनों इसी अरेंजमेंट में लगातार रहे, यही क्वेश्चन है। तो देखिए मल्टीपल चार्जेस हो गए, यहां पर Q1 है, Q2 है, Q3 है। इस कंडीशन में देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन सो, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से कि पहले निकालते हैं टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड या टोटल वर्क डन, एक ही चीज है, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले AB का, तो AB का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 और बाई कितना A प्लस। अब BC का निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 इंटू Q3, Q2 इंटू Q3 बाई A और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब AC का निकालते हैं बच्चों, देखिएगा Q1 इंटू Q3
बाई ए। सब में कितना है 1/4πε0 है, बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, और ए भी है सब में, ठीक है ना। तो ए को रहने देते हैं फिलहाल, ये निकालते हैं बाहर, तो बच गया हमारे पास Q1 इंटू Q2 बाई ए प्लस Q2 इंटू Q3 बाई ए, और प्लस थर्ड में कितना हो गया Q1 इंटू Q3 बाई ए। अगर ये डिस्टेंस तीनों में सेम होता या सेम है तब ए को भी कॉमन निकाल लेंगे। अगर डिस्टेंस डिफरेंट है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, तब ए को कॉमन निकाल के हम बाहर नहीं करेंगे। तो यही एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गई, ताकि ये इसी अरेंजमेंट में लगातार एक साथ रहे, इसी अरेंजमेंट में। अब इसी पर एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, मिटाएं से बच्चों, सेम इसी टाइप का है एक, देख लेते हैं उसको भी। ये मल्टीपल चार्ज के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि मल्टीपल चार्ज वाला भी समझ में आ सके। अभी तो आप लोग दो ही चार्ज का पढ़े थे, अब हम लोग मल्टीपल चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगुलर शेप का फिगर है, देखिएगा एक ट्रायंगुलर शेप इस टाइप का फिगर है, ठीक है ना। ये पॉइंट ए है, बी है, और ये कितना है सी पॉइंट है। पॉइंट ए का चार्ज प्लस क्यू है, पॉइंट बी का चार्ज प्लस 2q है, और पॉइंट सी का चार्ज माइनस 3q है। अब ए को इस पॉइंट को शिफ्ट करके यहां पे ला दिया गया, बी को शिफ्ट यहां पे कर दिया गया, और सी को यहां पर शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है ना। यानी कि वर्क लगा करके हमने क्या किया, इसको दबा के यहां पे ला दिया, बी को यहां पे ला दिया, सी को यहां पे ला दिया। अब पूछे इस कंडीशन में कि फाइंड द, देखिएगा, फाइंड द amount of work done, find the amount of work done in shifting the charge, to the new location, न्यू लोकेशन पर शिफ्ट करने के लिए, यानी कि ए को ए डैश पे लाने के लिए, बी को बी डैश पे लाने के लिए, और सी को सी डैश पे लाने के लिए कितना वर्क डन होगा। तो सबसे पहले ए बी सी का वर्क डन निकालते हैं, ए बी और सी का, ठीक है ना। तो टोटल क्या होता है, वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो पहले ए बी का निकालते हैं, ठीक है ना। तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 प्लस में ही है तो 2Q, और बाई डिस्टेंस को हम, ये पूरे डिस्टेंस को ए मान लीजिए, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये पूरा डिस्टेंस भी कितना है ए है, तो कितना बाई ए हो गया, प्लस 1/4πε0 इंटू, अब बीसी का निकालिए, तब प्लस 2Q और इंटू माइनस 3Q बाई कितना ए, और प्लस 1/4πε0 इंटू माइनस 3Q इंटू Q, तो माइनस 3Q इंटू Q, अब बाई कितना ए हो गया, ये हो गया ना। तीनों में क्या कॉमन है 1/4π, तो 1/4πε0 कॉमन निकाल, ये इनिशियल निकाल रहे हैं हम। अब Q इंटू Q 2Q² बाई ए, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6Q² बाई ए, यहां 3 2 6Q² बाई ए, फिर माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 3 3Q² बाई ए। और सॉल्व कर लेते हैं, 1/4πε0 इंटू 1/ए को भी बाहर खींच लिए, तो बच गया 2Q² माइनस 6Q² माइनस 3Q², यानी कि आ गया हमारे पास 1/4πε0 इंटू 1/ए इंटू कितना हो जाएगा 6 3 9 7 हो जाएगा, माइनस 7Q² यहां पे आ गया, माइनस को बाहर कर दीजिए, तो माइनस 1/4πε0 इंटू 7Q² बाई ए। याद रखिएगा, हम साइड में लिख दे रहे हैं, थोड़ा जगह की कमी है। यू इनिशियल पुराने वाले एबीसी के लिए कितना आया, माइनस 1/4πε0 इंटू 7Q² बाई ए।
अब इसको शिफ्ट किया गया, नए लोकेशन पे शिफ्ट किया गया। देखिए मिटाई से अब नए लोकेशन पर इसको क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। ए डैश पे ला दिया गया, बी डैश पे ला दिया गया, सी डैश पे ला दिया गया। तब इसका वर्क निकालते हैं, यानी कि फाइनल वर्क निकालते हैं। यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी वर्क के बराबर होगा। तो ए डैश बी डैश, चार्ज तो वही रहेगा, पर डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। देखिए ये पूरा ए था, जब यहां पे आ गया तो ये a/2 और ये भी a/2 हो गया, फिर ये a/2, ये भी a/2, ये a/2, ये भी a/2 हो गया। तो यहां का वर्क निकालते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2, तो प्लस q इंटू प्लस 2q, तो 2q स्क्वायर लिखते हैं पहले, प्लस q इंटू 2q बाई डिस्टेंस कितना हो गया, आधा हो गया था, पहले a था, अब कितना हो गया, a/2 हो गया। ध्यान से देखिएगा, अब कितना हो गया, ये a/2 प्लस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q माइनस 3q, तो 2 3 जा 6 माइनस 6q स्क्वायर बाई a/2 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस 3q प्लस q, क्योंकि यही चार्ज यहां शिफ्ट किया गया है तो चार्ज तो वही है, तो माइनस 3q और q कितना हो जाएगा, q 3q स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर बाई a/2 हो गया ना, u फाइनल। अब क्या कॉमन है इसमें, 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। अब देखिए q 2q, आइए 2 ऊपर चला गया, तो 2q स्क्वायर और 2 4q स्क्वायर बाई a, 4q स्क्वायर बाई a और प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12q स्क्वायर बाई a, फिर माइनस ये ऊपर 2 चला गया, 2 3 जा 6 माइनस 6q स्क्वायर बाई a बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/a बाहर, कितना हो गया 4q स्क्वायर, बच गया हमारे पास 4q स्क्वायर माइनस 12q स्क्वायर माइनस 6q स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/a इनटू 12 6 14 माइनस 14q स्क्वायर, यह हो गया माइनस 14q स्क्वायर। अब देखिए दूसरे कंडीशन में भी याद रखिए कितना आ गया, दूसरा कंडीशन बिठाते हैं इसको, फाइनल वाला भी आ गया और इनिशियल वाला, थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है बच्चों, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब कैसे, अब निकालते हैं u इज इक्वल टू वर्क डन, कितना वर्क लगा, तो फॉर्मूला से uf माइनस ui, तो uf है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस बाहर कर दीजिए, माइनस और 14q स्क्वायर बाई a, 14q स्क्वायर बाई a और माइनस ये कितना है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 7q स्क्वायर बाई a, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर देते हैं, तो हो गया माइनस 14q स्क्वायर बाई a और माइनस माइनस प्लस 7q स्क्वायर बाई a, 14 में 7 का 7 माइनस बाहर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 7q स्क्वायर बाई a, इतना ही वर्क करना पड़ा, 7q स्क्वायर बाई a का वर्क हुआ। अब आप कहोगे कि सर वैल्यू तो आपने रखा नहीं, अब देखिए मान गए q का वैल्यू 2 कूलम दिया हुआ रहता, रेडियस कुछ भी दिया रहता, डिस्टेंस अगर मान के 5 मीटर दिया हुआ रहता, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसका तो वैल्यू पता होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और हो जाता 7 इंटू q स्क्वायर, तो q कितना है 2 है, तो 2 2 जा 4 और बाई a है ना, तो a के बदले कितना 5 मीटर है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेते, जितना आता वही आंसर हो जाता। तो ये माइनस जो है इसका वैल्यू तो पता है कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इस तरह से मल्टीपल चार्ज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज और देखिए, मान गए कि स्क्वायरल फिगर में होता, यहां पर एक चार्ज होता प्लस q, यहां पर माइनस q, फिर प्लस q और एक माइनस q, नाम देते हैं a b c और d, नाम हो जाता। अब क्या करते, टोटल वर्क डन निकालना होता तो पहले ए बी का निकाल लेते, फिर BC का, फिर CD का, फिर AD का,
ठीक है ना। एक और दो जगह पे निकालते हैं हम, एक ये निकालते हैं डीबी का चार्ज 1 माइनस क्यू और चार्ज 2 कितना माइनस क्यू, और एक ये निकाल लेते हैं हम, और सबको हम जोड़ जब देंगे तब क्या मिल जाएगा हमको, फाइनल वर्क डन मिल जाएगा। मतलब जिस टाइप का फिगर हो, ठीक है ना, हर एक पॉइंट का अलग अलग निकाल करके सबको ऐड कर देंगे तो फाइनल वर्क डन मिल जाएगा, या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल चार्ज का भी हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे देखेंगे हम लोग चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पूरा विश्वास है हमको कि समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी हम लोग, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।